नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट ऑफ की नॉलेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में स्टार्टिंग करने से पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारा संविधान निर्माण किया जा रहा था, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उन्होंने संविधान निर्माण करने का दायित्व अपने ऊपर लिया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने से पहले नेहरू जी ने कहा कि हम एक ऐसे भवन का निर्माण कर रहे हैं तो जिसके लिए हमें पहले से ही अपना एक रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए, एक मैप तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारा ढांचा कैसे बनने वाला है, तभी हम उसमें अच्छे रॉ मटेरियल का यूज कर सकते हैं। तो हम अपने उद्देश्य प्रस्ताव को देखते हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव सिमिलरली हमें किसके समकक्ष लगती है? हमारी प्रस्तावना के समकक्ष लगती है। उसमें बताया गया कि भारत एक संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, इसमें सभी धर्मों को संरक्षण दिया जाएगा, व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना जैसी स्वतंत्रता दी गई है, प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात भी उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि विभिन्न जजमेंटों में भी कहा गया है कि संविधान क्या है। जैसे हम बात करें बेरुवाड़ी केस में, बेरुवाड़ी केस 1960, उसमें कहा गया था कि अगर हमें संविधान निर्माताओं के दिमाग को समझना है, उनके दिमाग की को समझना है, तो हमें प्रस्तावना को देखना चाहिए। इसी तरह अगर हम गोलकनाथवाद स्टेट ऑफ पंजाब 1967 को देखते हैं, तो वहां पर यह कहा गया था कि अगर हमें अपने संविधान निर्माताओं की आइडियोलॉजी को समझना है तो हमें प्रस्तावना को देखना चाहिए। ये सभी जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहे गए हैं। प्रस्तावना को देखने से पहले एक बार हम प्रस्तावना के पूरे खांचे पर नजर डालते हैं कि प्रस्तावना में कहा क्या गया है। जैसे पहला कथन है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, व्यक्ति में अवसर और प्रतिष्ठा की समता और प्रत्येक व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुत्व को सुनिश्चित करने के लिए आज 26 नवंबर 1950 को इस प्रस्तावना को अधिनियमित करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं, लागू करते हैं। यानी इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग, पहला इसमें क्या है? हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसमें विभिन्न विचारधाराओं ने कहा कि इनका नाम गॉड से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अलग नाम से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सभी की सर्वसम्मति से कहा कि हम भारत के लोग इस संविधान को निर्माण कर रहे हैं। इस संविधान में अगर हम देखें, इस कथन का आधार यह है कि संविधान कहां से शक्ति अर्जित करता है, उसकी शक्ति कहां से अर्जित की जा रही है, तो वो है हम भारत के लोग। यानी भारत के लोग संविधान को शक्ति दे रहे हैं। तो शक्ति का स्रोत क्या होगा? शक्ति का स्रोत होगा हम भारत के लोग। कैसे? क्योंकि हम भारत के लोग ही संविधान का निर्माण कर रहे हैं। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति इंक्लूड नहीं है। इसमें यह देखा जाएगा कि भारत की परिस्थितियां क्या है, भारत की जरूरतें क्या है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? भारत के लोगों की होगी। सेकंड, अगर हम इसमें बात करें, इसमें बताया गया है कि हमारे भारत की राजनीति की प्रकृति क्या होगी, यानी नेचर क्या होगा। अगर हम नेचर की बात करें तो प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए, यानी हमारे भारत की नेचर क्या होगी, प्रकृति क्या होगी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। आप अपनी प्रस्तावना में देखना, इनमें कहीं पर भी डॉट नहीं लगा हुआ है। ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है जिसे भारतीय जनता के लिए क्या है, गिफ्ट किया गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा, यानी एक कंपोजिट स्ट्रक्चर दी गई है एक इंडियन को, एक भारतीय लोगों को, जिसमें कहा गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इसका अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का अर्थ है कि भारत पर किसी भी बाहरी या फिर आंतरिक शक्ति का दबाव नहीं होगा। भारत के लोग अपनी पॉलिसी मेकिंग में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। अगर भारत कोई भी नीति निर्माण कर रहा है, अपना संविधान का निर्माण कर रहा है या फिर कोई भी लॉ का निर्माण कर रहा है, तो वो बाहरी शक्तियों से या फिर आंतरिक दबाव में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। वो अपने हित में ही सब कुछ डिफाइन करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अनदर एक्टिविटी करेगा। इस पर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यही है कि बाहरी शक्तियों से इसे सुरक्षा दी गई है। हम बाहरी शक्तियों से आजाद हैं, हमें किसी से भी दबाव में आकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी का सीधा सा अर्थ है कि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को, यानी जो भी गरीब व्यक्ति है उसको भी और अमीर व्यक्ति है जो भी, उनमें क्या होगा, समानता स्थापित की जाएगी। जो भी अमीर और गरीबी का ये जो असंतुलन है उसको संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी गरीब लोग है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो समाजवादी का कॉन्सेप्ट सीधा सा होता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति निवास कर रहा है, जो भी नागरिक है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और जो भी संसाधन है, भूमि, कोई माइंस है या फिर कोई अन्य संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है, उस पर सभी का नियंत्रण होगा, उस पर राज्य का नियंत्रण होगा और राज्य न्यायपूर्ण वितरण करेगा। किसमें, सभी लोगों में, लोक कल्याण के लिए न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करेगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन से लोक समाजवाद को अपनाया गया, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को। अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है कि हम जनता क्या चुनेंगे, प्रतिनिधि चुनेंगे और जो जनता के प्रतिनिधि हो जनता की इच्छा और आकांक्षा के अकॉर्डिंग लॉ को बनाएगी। इसमें जनता की भागीदारी होगी, जनता की इच्छा होगी, जनता के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए सरकार किसी भी भूमि का अधिग्रहण करेगी, उनको नियंत्रण करेगी और उसे लोक कल्याण में वितरित करेगी। ये होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। जैसे हम देखें कि अगर किसी अमीर व्यक्ति पर टैक्स अधिक लगाना है और उस टैक्स को गरीब व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास में खर्च करना, ये कौन सा सिस्टम है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद का सिस्टम है। पंथ निरपेक्ष, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमने पॉजिटिव पंथ निरपेक्ष को अपनाया है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। जैसे हम अपने पड़ोसी देश में बात करें, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को अपना राजकीय धर्म, राष्ट्र धर्म घोषित किया गया है। इसी तरह अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, नेपाल में बौद्ध धर्म को, बांग्लादेश में इस्लाम धर्म को अपना स्टेट रिलीजन घोषित किया गया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारत का कोई भी धर्म नहीं है। भारत धर्म और राज्य एक दूसरे से पृथक है, लेकिन यहां पर यह बात की गई कि राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी धर्मों को प्रमोट करने का प्रयास करेगा, सभी धर्मों को संरक्षण करेगा। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम देखते हैं कि कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा निकल रही है या फिर कोई मेला है, तो वहां पर पुलिस के द्वारा व्यवस्था की जा रही है,
तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि धर्म से तटस्थ होना नहीं है, धर्म को बढ़ावा देना है, धर्म का संरक्षण देना है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेगा कि किसी भी धर्म के साथ ऐसा नहीं है कि एक तरफ झुकाव हो, वो हमेशा संतुलन में चलेगा। जो भी धर्म अगर वंचित है, डिप्राइव है, उसके कल्याण की जरूरत है, तो राज्य वहां पर प्रयास करेगा। राज्य यहाँ पर सभी धर्मों को इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का अर्थ है कि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति 5 साल में चुनाव होंगे। चुनाव के बाद में अगर वो गवर्नमेंट, वो सरकार अगर जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है तो सरकार, जनता उसे दोबारा चुनेगी। अगर वो सरकार अगर जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रही है तो जनता इसे आउट कर देगी। तो यहां पर एक तो नियमित तरीके से चुनाव हो रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन कर रहे हैं। तो यह होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का सिद्धांत जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। लोक जनता, तंत्र यानी शासन, जनता का शासन। जनता का शासन कैसे डिफाइन होगा? जनता का शासन होगा भारत में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। क्योंकि लोकतंत्र के 2 स्तंभ होते हैं, 2 आधार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो वहां पर जनता डायरेक्ट पॉलिसी बनाती है। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की तो वहां पर पॉपुलेशन कम है और भौगोलिक क्षेत्रफल भी कम है, तो वहां पर यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। लेकिन भारत के लिए, भारत की विविधता को देखते हुए यह संभव नहीं है कि सभी को एक साथ बिठाया जाए और सभी से राय मशुरा लिया जाए। इसलिए हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को चुना है कि प्रत्येक क्षेत्र से वहां का एक प्रतिनिधि आएगा, संसद में बैठेगा और उन लोगों की डिमांड को, मांग को सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा और इसे इंप्लीमेंट करेगा। तो हमने कौन से लोकतंत्र को अपनाया है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। तो यहां पर क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, 5 साल के लिए उसे मौका देती है, अगर काम करता है तो दोबारा अपॉइंट करती है, नहीं करता तो उसे आउट कर देती है, दूसरी गवर्नमेंट को चुनती है। इसी तरह अगर हम बात करें गणतंत्र की, गणराज्य का अर्थ होता है कि यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है, जैसे हम बात करें राष्ट्रपति की, वो वंशानुगत नहीं है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर क्राउन यानी महारानी, महारानी के वंशज ही आगे उस पद को संभालेंगे। लेकिन ये नहीं है, भारत में राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित पद है, ये वंशानुगत नहीं है। इस पर देश का आम व्यक्ति भी, आम से आम व्यक्ति भी इस पर अपॉइंट हो सकता है, इसे निर्वाचित किया जा सकता है। ये किसी वंश के लिए रिजर्व नहीं है, ये होता है गणराज्य। गणराज्य का सीधा अर्थ है कि देश का जो भी सर्वोच्च पद है, जो भी सर्वोच्च ऑफिस है, वहां पर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नागरिक की एंट्री हो सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा। ये पद वंशानुगत आधार पर रिजर्व नहीं किया जाता है। ये होता है गणराज्य का सिस्टम। ये हमने देख लिया, हमने देखा है कि कथन हम भारत के लोग, जो किसका माध्यम है? शक्ति का माध्यम है संविधान की। दूसरा हमने देखा है कि प्रकृति क्या है, जिसमें हमने देखा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम इसके उद्देश्य पर बात करते हैं कि इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना के उद्देश्य में हम देखते हैं, पहला उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये कुछ उद्देश्य हमारे प्रस्तावना में दिए गए, जिसमें हमें बताया गया न्याय प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं दिया जाएगा। सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी व्यक्ति के साथ समानता से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्पेशल दर्जा नहीं दिया जाएगा। आर्थिक आधार पर हम बात करें तो इकोनॉमिक रूप से अगर किसी की कंडीशन अच्छी है तो उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके साथ किया जा रहा है। और सरकार प्रयास करेगी, राज्य प्रयास करेगा जो गरीब व्यक्ति है उसकी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उसका उत्थान सुनिश्चित किया जाए। तो आर्थिक न्याय की बात की गई। आर्थिक न्याय में अगर हम बात करें, सामाजिक न्याय में अगर हम बात करें, राजनीतिक न्याय में बात करें तो न्याय का अर्थ यहाँ पर वितरणात्मक न्याय है, यानी वितरण से संबंधित न्याय। अगर हम इसमें बात करें संपत्ति से संबंधित यानी भूमि से संबंधित, पूंजी से संबंधित, तो राज्य प्रयास करेगा कि किसी के पास अगर ज्यादा भूमि है तो उससे भूमि लेकर उसका कल्याण कहां पर किया जाए, गरीब लोगों के कल्याण के लिए किया जाए। इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि उनसे भूमि छीन ली जाए, उन पर अधिक टैक्स लगाया जाएगा। उस अधिक टैक्स से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा उससे हम क्या करेंगे, गरीब लोगों का कल्याण करेंगे, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास को सुनिश्चित करेंगे। तो वितरणात्मक न्याय की बात की गई यहाँ पे। अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय में एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, कोई भी व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, नेता बन सकता है, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। यहाँ पर ये राजनीतिक न्याय की बात सुनिश्चित की गई है। इसके बाद में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, और उपासना की स्वतंत्रता होगी। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता को हमारी प्रस्तावना में डिफाइन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का विचार यूनिक है, हर एक व्यक्ति के विचार का सम्मान किया जाएगा। अगर हम बात करें सती प्रथा से रिलेटेड, अगर किसी व्यक्ति को स्टार्टिंग में लग रहा था कि सती प्रथा गलत है, बाल विवाह जैसी प्रथा गलत है, या फिर अगर हम किसी के नवाचार जैसी बात करें, अगर कोई व्यक्ति नवाचार करना चाहता है और उसका यूनिक विचार है तो ऐसा नहीं कहेगा कि तूने ही कैसे सोचा, और भी लोग सोचने वाले थे, ऐसा नहीं किया जाएगा। उस व्यक्ति के विचार का सम्मान किया जाएगा, सभी के व्यक्ति को समान महत्व दिया जाएगा विचार में, उसके विचार को सुना जाएगा, विचार के आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें यूनिकनेस की तो कोई भी विचार सभी को ऐसा नहीं है कि सभी को साथ में आता है। अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो वो किसी एक व्यक्ति को ही आता है, उसी से ही नवाचार होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के विचार के सम्मान की बात की गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात रह सकता है, कोई भी उसकी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस कर सकता है। अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने का माध्यम है कि वो चुप रहकर, कविता लिखकर, गीत लिखकर, किसी भी माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रेजेंट कर सकता है। ये उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में डिफाइन की गई है। धर्म की, विश्वास की, उपासना की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे कौन से भी धर्म, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उसके लिए उसे आजादी होगी अपने धर्म को मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की। ये सभी आजादी हमारा प्रस्तावना, संविधान निर्माताओं ने ये प्रस्तावना के माध्यम से डिफाइन किया है। पहले ही आपको बताया गया कि उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ये कहा गया कि हम ऐसी बिल्डिंग, ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसके मुख्य जो पहलू होंगे वो ये होंगे। अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यान में रखें तो वहां पर 7 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है और यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी इन स्वतंत्रता को हमारे संविधान में इंगित किया गया है, दृष्टिगोचर किया गया है। अगर हम प्रस्तावना में स्वतंत्रता से संबंधित बात करें तो हमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता नजर आती है। इसके बाद में हम समता की बात करें, समानता की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की और प्रतिष्ठा की समता होगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति को काम के लिए सम्मान किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी काम करो, उस काम का सम्मान होगा।
अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करे, प्रत्येक व्यक्ति के काम का सम्मान होना चाहिए। काम के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें दूसरे व्यक्ति के काम को सराहना है और उसके काम की उपयोगिता को समझना है, उस काम की कदर करनी है, तो हमें खुद को भी वो काम करना चाहिए। तब हमें समझ में आएगा कि उस काम की कितनी उपयोगिता है, वैल्यू है। अवसर की बात करें, अवसर में दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। इन्हीं आधार पर हम देखते हैं कि SC/ST के लिए, OBC के लिए या फिर महिला वर्ग के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, क्योंकि वो मुख्य धारा में पिछड़े हुए लोग हैं। अगर उनको मुख्य धारा में शामिल करना है, अगर उनके लिए रेस की लाइन इक्वल करनी है, तो हमें उनके लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा। वो मुख्य धारा में तभी शामिल हो पाएंगे या फिर हो पाएगी जब उनके लिए हमारी रेस की लाइन समान होगी। क्योंकि अगर हम बात करें महिला वर्ग की, SC/ST की या फिर OBC की, तो वो सामान्य वर्ग से बहुत पीछे हैं। क्यों है? क्योंकि सामाजिक रूप से वो हमेशा वंचित रही है, आर्थिक रूप से वो हमेशा वंचित रहे हैं। तो अगर आज उनको रिजर्वेशन देकर मुख्य धारा में नहीं लाया गया तो वो हमेशा पिछड़े रह जाएंगे, क्योंकि इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वास्थ्य जैसे ध्यान नहीं रखे जाएंगे। और एक बार गरीबी के कुचक्र में, अशिक्षा के कुचक्र में फंसने के बाद ये कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी हमारा देश आजाद हुआ है, 75 साल हुए हैं, तो जरूरी है कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए। अगर ये लोग मुख्य धारा में आएंगे तो विकास में सभी लोगों की समान भागीदारी होगी और देश उन्नति करेगा। इसलिए रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था की गई है। एक तो समुदाय के लिए रिजर्वेशन जरूरी है और ओवरऑल हम देखें तो पूरे देश के लिए, देश की उन्नति के लिए आरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं बंधुत्व की। इसमें कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुत्व, राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा का सीधा सा अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा माहौल प्रदान किया जाएगा जिससे वो अपना विकास स्वयं सुनिश्चित कर सके। जैसे अगर हम बात करें किसी व्यक्ति के लिए, सबसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता क्या होगी? रोटी, कपड़ा, मकान और एक अच्छा लाइफस्टाइल। इसी के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें आर्टिकल 21, जिसमें हमें 21 में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। जिसमें हम बात करें उसको प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलना चाहिए, रात को सोने का अधिकार होना चाहिए, उसे आजीविका का अधिकार होना चाहिए। अगर अन्य जजमेंटों के साथ अगर हम इसको पढ़े तो इसमें स्वास्थ्य के अधिकार को इंक्लूड किया गया है। तो यह होता है व्यक्ति की गरिमा का इसमें सुनिश्चित किया गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता का अर्थ है जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर पंजाब को लें, अगर पंजाब के कुछ लोग अगर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो वो देश की भौगोलिक सीमा के साथ खिलवाड़ करने की मांग कर रहे हैं, तो ये स्वीकार नहीं होगा। ये होती है राष्ट्र की एकता। और अखंडता की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति में देश के जो भी हमारे शहीद नौजवान थे या फिर जो भी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान क्रांतिकारी लोग थे, उनके आदर्शों को संजो के रखना है, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना है। हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्रगान के प्रति, हमारे राष्ट्र ध्वज के प्रति अगर हमारे अंदर सम्मान का भाव है तो ये अखंडता को सुनिश्चित करता है। एकता का अर्थ है भौगोलिक आधार पर हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एकता का भाव होना चाहिए। अगर हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक भाव की बात करें तो वो अखंडता है। तो अखंडता वही, राष्ट्र की एकता और अखंडता वही स्वीकार की जाएगी जिसमें देश की भौगोलिक सीमा और मनोदशा में एकता का भाव हो। तो प्रस्तावना यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता बढ़ाने वाले बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास किया जाए। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुत्व की, इन तीन नारों की, तीन आदर्शों की, तो हमने ये कहां से लिए हैं? हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस में जब सामंतों के खिलाफ 1789 में क्रांति हुई और वहां के लोगों ने नारे दिए थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, वही आदर्श हमने अपने प्रस्तावना में भी इंक्लूड किए हैं। तो उद्देश्य में यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिया जाएगा, स्वतंत्रता दी जाएगी, समानता दी जाएगी, बंधुत्व की भावना का विकास किया जाएगा।
अब आगे हम देखते हैं स्वीकारने की तिथि। हमने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और इस दिन को अब हम प्रेजेंट में संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और इस दिन हमने प्रस्तावना को अपनाया। प्रस्तावना को हमने सबसे लास्ट में अपनाया है। अगर हमने पहले बात की थी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1949 को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और यहां पे हमने कहा गया कि 26 नवंबर 1949 को हमने प्रस्तावना को स्वीकार किया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ था कि हम ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें ये तत्व होने चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव और हमारी उद्देश्य का इन प्रस्तावना अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव के बहुत सारे तत्व हमने हमारी प्रस्तावना में स्वीकार किए हैं। इस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को इसे, जैसे अगर हम बात करें अपने संविधान की, अगर हम बात करें स्वतंत्रता से संबंधित, तो स्वतंत्रता से संबंधित बिल पहले संविधान सभा में रखा गया, सभी ने इस पर चर्चा की, उस पर वोटिंग हुआ और उसके बाद में इसे स्वीकार किया गया। ऐसे ही सारे तत्वों पर पहले वोटिंग हुई, चर्चा हुई, स्वीकार किया गया। इसी तरह लास्ट में प्रस्तावना को रखा गया, उस पर चर्चा हुई और इसे स्वीकार किया गया। इसे भी बाकी संविधान के तत्वों की तरह ही स्वीकार किया गया है। इस पर वोटिंग हुई है, सभी की सर्वसम्मति हुई है और 26 नवंबर 1949 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। प्रेजेंट में 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। लेकिन अगर हम लागू होने की बात करें तो हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमने इतने दिन इंतजार क्यों किया और 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने इतिहास के कुछ घटनाओं को हमेशा याद करना चाहते थे। उस घटनाओं में एक है 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने पहली बार पूर्ण स्वराज बनाने की घोषणा की थी। और पूर्ण स्वराज की डेट क्या थी? पूर्ण स्वराज की डेट थी 26 जनवरी 1930, यानी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज बनाएंगे। यानी इससे पहले कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी डोमिनियन स्टेट की। किसकी मांग कर रही थी? डोमिनियन स्टेट की। अब डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट का अर्थ है कि घर के अंदर हम अपनी नीति निर्माण खुद करेंगे, लेकिन बाहरी जो हस्तक्षेप होगा, बाहरी जो मामले होंगे, रक्षा से संबंधित, संचार से संबंधित, परिवहन से संबंधित, वो कौन देखेगा? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन हम अपने आंतरिक मामले खुद डिफाइन करेंगे, उनके लिए पॉलिसी मेकर खुद बनेंगे। लेकिन पहली बार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज बनाने की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस बनाया। इस दिन को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को इस दिन को चुना और इस दिन को हम प्रेजेंट में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में अब प्रेजेंट में बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर हम अभी चर्चा करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना को
संविधान में किसने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था? तो वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी यूएसए ने स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया। इसके बाद विभिन्न देशों ने प्रस्तावना को शामिल किया। लेकिन अगर हम आरंभिक बात करें तो आरंभ में सबसे पहले यूएसए ने स्थान दिया। हर एक संविधान का उद्देश्य अलग है, उसकी शक्ति का आधार अलग है, तो प्रस्तावना भी अलग अलग है। लेकिन हम बात करें स्टार्टिंग में सबसे पहले किसने संविधान में प्रस्तावना को इंट्रोड्यूस किया, तो वो यूएसए है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला मुद्दा हम देखते हैं बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी विवाद 1960। इसमें क्या हुआ, कुछ बांग्लादेश, हमने अपने कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिया और इसी से मुद्दा आया कि क्या हमारे पास अधिकार है कि हम अपने कुछ क्षेत्रों को दूसरे देश को अर्पित कर सकते हैं। तो यहां से संबंधित ये बेरुवाड़ी मामला था। इसमें यह था कि बेरुवाड़ी एक क्या थाना था और उस थाने को रेड क्लिफ लाइन में डिफाइन नहीं किया गया था कुछ क्षेत्रों को। तो इस क्षेत्र को हमने नेहरू नून समझौते के तहत पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया, बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया। यहीं से ये मुद्दा निकल के आया कि बेरुवाड़ी मामले में जजमेंट आया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संशोधन के साथ में देखते हैं कि भाग है या नहीं है। तो इसमें कहा गया तो संविधान का भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं होगा। लेकिन इसमें यह बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। अगर हमें संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझना है तो हमें प्रस्तावना को देखना चाहिए। जैसे अगर हम कोई बुक देखते हैं तो बुक में अंदर क्या चीज होगी इसको समझने से पहले हमें ये देखना होता है कि बुक का ऑथर प्रस्तावना में क्या लिखता है। तो प्रस्तावना में बुक में आगे क्या होगा, इसके साथ साथ उस लेखक के मन को समझने का भी एक आधार दिया जाता है। उसमें बताया जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, प्लस ऑथर क्या सोचता है। अगर हमें ऑथर के मन मस्तिष्क को समझना है तो हमें प्रस्तावना देखनी चाहिए किसी भी बुक की। इसी तरह बेरुवाड़ी वाद में कहा गया था कि अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के अगर दिमाग को समझना है तो हमें क्या देखना चाहिए, प्रस्तावना देखना चाहिए। लेकिन बेरुवाड़ी वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं गोलकनाथ में कहा गया था कि प्रस्तावना में हमारे संविधान के उद्देश्य को डिफाइन किया गया है। और जब भी संविधान में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका निर्वचन नहीं किया जा सकता, जिनको समझा नहीं जा सकता, उनकी व्याख्या करने के लिए हम प्रस्तावना को शामिल करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे 2017 में एक जजमेंट आया था के पुट्टुस्वामी जजमेंट में हमें निजता का अधिकार दिया गया था। यानी निजता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। अब ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि निजता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, लेकिन के पुट्टुस्वामी जजमेंट ने हमारी प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में, यानी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने की यह बात कही गई। तो यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को निजता का अधिकार दिया जाए। व्यक्ति की गरिमा में ही यह शब्द इंट्रोड्यूस है, व्यक्ति की गरिमा में ही यह अधिकार है कि व्यक्ति को निजता का अधिकार दिया जाए। तो इसमें कहा गया है कि संविधान में कुछ ऐसी व्याख्या जो उसमें अंतर्निहित है लेकिन उसका भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम प्रस्तावना का सहारा लेंगे। जैसे पुट्टुस्वामी जजमेंट में कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा में निजता का अधिकार भी शामिल है और निजता का अधिकार हमारा क्या है, मूल अधिकार है। इसी तरह आगे हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट, केसवनंद भारती केस बनाम स्टेट ऑफ केरला।
केशवानंद भारती केस। बनाम केरला जे। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। पहली बार केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि संविधान में जो प्रस्तावना है, हमने पीछे चर्चा की थी, सबसे लास्ट में स्वीकार किया गया है। इसको भी वैसे ही स्वीकार किया गया है जैसे अन्य तत्वों को स्वीकार किया गया। जैसे हमने बात की स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुत्व की, राज्य की, नीति निर्देश तत्वों की, तो इनको पहले संविधान सभा में पेश किया गया, उस पर विचार हुआ, वोटिंग हुई और इसे स्वीकार कर लिया गया। इसी तरह प्रस्तावना को भी सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, उस पर वोटिंग हुई, सभी की चर्चा हुई और इसे स्वीकार किया गया। तो इसकी प्रक्रिया और बाकी तत्वों की प्रक्रिया भी सेम है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। और संशोधन के टाइम उन्होंने कहा कि हाँ, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना भी मूल ढांचा होगी संविधान का, यानी मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर आप प्रस्तावना में संशोधन करना चाहे तो कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस में सबसे पहले क्या कहा गया था कि हमारे संविधान के मूल ढांचे के साथ संसद अमेंडमेंट नहीं कर सकती। संसद को यह अधिकार दिया गया कि हाँ ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और प्रस्तावना को मूल ढांचे का भाग माना गया। और इसके बाद में अगर हम संशोधन की बात करें तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में एक बार 1976 42वें संविधान संशोधन से इसमें संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द एक साथ जोड़े गए। यानी स्टार्टिंग में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्टिंग हो रही थी तो केटी शाह ने ये घोषणा की थी या फिर प्रस्ताव रखा गया था कि समाजवादी तत्वों को और पंथ निरपेक्ष शब्द को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए अस्वीकृति जताई। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में जो भी ये तत्व आप बोल रहे हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हमने इनको पहले ही स्थान दे दिया। कैसे? जब हम अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 को देखते हैं और 25 से 28 देखते हैं तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, अंतःकरण की आजादी दी गई है। तो हमने पहले ही अपने संविधान में इन चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और हम बात करें प्रस्तावना में ही तो हमें स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई। ये सभी हमने पहले ही इंक्लूड कर दिए हैं, तो अलग से इसको शामिल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम समाजवादी कॉन्सेप्ट की बात करें तो समाजवादी कॉन्सेप्ट हमने राज्य के नीति निर्देश तत्वों में पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जैसे हम आर्टिकल 39 देखें तो वहां पर यह कहा गया है कि भूमि का, आर्टिकल 39B, जहां पे कहा गया है कि हमारे भौतिक संसाधन जैसे भूमि, संपदा कोई भी है उसको के लोक हित में वितरित किया जाएगा, राज्य इसका नियंत्रण करेगी। आर्टिकल 39C में कहा गया है कि इनका संकेंद्रण नहीं किया जाएगा, यानी एक हाथ में, कुछ ही हाथों में इनका संकेंद्रण नहीं किया जाएगा, इनका वितरण किया जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे देखें आर्टिकल 39D में तो महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा उसके काम के लिए। तो हमने पहले ही समाजवादी समाजवादी तत्वों को प्रस्तावना में इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसी तरह हम देखें कि हम मनरेगा जैसी स्कीमें चला रहे हैं, आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग हम SC/ST वर्ग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके हित और अर्थ और शिक्षा से संबंधित हित को बढ़ाने का प्रयास करें। तो हमने अपने प्रस्तावना में या फिर संविधान में इन चीजों को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हमें इनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आगे इंदिरा गांधी सरकार ने इन चीजों को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को इंट्रोड्यूस किया और संविधान में संशोधन किया। क्यों किया? क्योंकि केशवानंद भारती केस में कह दिया गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसी आधार पर इसमें संशोधन किया गया।
इसके बाद में अगर हम देखें बंबई वाद में भी यही कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC वाद में भी यही कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम देखें क्या प्रस्तावना वाद योग्य है, क्या प्रस्तावना वाद योग्य है, वाद योग्य करते इनफोर्सेबल है क्या नहीं है। अगर हम अपने मूल अधिकार को देखें तो मूल अधिकार में आर्टिकल 32 में कहा गया है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हमें संवैधानिक उपचार दिए गए हैं आर्टिकल 32 में। 32 के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम आर्टिकल 226 को देखें तो हमारे मूल अधिकारों का हनन होने पर हमें हाई कोर्ट जाने का अधिकार है और अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार है। लेकिन प्रस्तावना में ऐसा नहीं कहा गया है। प्रस्तावना इनफोर्सेबल है, यानी इनके लिए हम नॉन फोर्सेबल है, इनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम डायरेक्टली बोले कि इसमें पंथ निरपेक्ष है, हमें पंथ निरपेक्षता का अधिकार दिया जाना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये बात इसमें कही गई है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे पक्ष, जैसे हमने अभी निजता के अधिकार से संबंधित बात की है, अगर संविधान का कुछ ऐसा अंश जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं है या फिर कठिन है, तब हम प्रस्तावना का सहारा लेंगे और प्रस्तावना के आधार पर जजमेंट देंगे और उस निर्णय को स्वीकार किया जाएगा। जैसे निजता का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार है। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा पर हमने विचार कर लिया है। मुझे लगता है कि प्रस्तावना से संबंधित हमारे बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे उसकी हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।